today's topic is about डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के हम इस कोर्स में आज डीप लर्निंग की बात करेंगे कि हमारे पास डीप लर्निंग क्या होती है। डीप लर्निंग बेसिकली जो है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। डीप लर्निंग में हम सबसे पहले जो है वो हमारे पास डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने की वजह क्या है, क्या मशीन लर्निंग इनफ नहीं है, क्या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इनफ नहीं है कि हम डीप लर्निंग अप्लाई कर सकें। मशीन लर्निंग के बजाय डीप लर्निंग को अप्लाई करने के लिए हम पहले जो है वो फीचर इंजीनियरिंग को यहाँ पर ऑटोमेटिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम हमारा मॉडल जो है वो कुछ लेयर्स के अंदर यानी कि हिडन लेयर्स के अंदर जाता है और डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में ले लेता है हमारे पास और इसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट करवा देता है। अब इसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया, पर बिल्कुल भी अगर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ इंस्पिरेशन है एक तरह से ह्यूमन ब्रेन की, पर अगर इन रियल वर्ल्ड देखा जाए या रियल इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाए तो बिल्कुल भी ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं है। पर हाँ, जो फीचर्स हैं वो मिलते जुलते हैं डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्किंग के। जो लेयर्स में हमारे जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, इसी तरह लेयर्स में यहाँ जो है वो डिफरेंट नोड्स को, डिफरेंट जो है वो स्केल्स को तोड़ा जाता है और उसके थ्रू जो है वो फीचर्स जो है रिकग्नाइज किए जाते हैं। ये डीप लर्निंग के अंदर काम आता है। अब हम देखते हैं कि डीप लर्निंग काम किस तरह से करती है। हमने जनरल इक्वेशन पहले ही पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर b हमारे पास बाइस्ड होता है और w हमारे पास वेट होता है और x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है। यहाँ पर आइटरेशन होती है, बार बार हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, उन लेयर्स पे वेट अप्लाई होता है आहिस्ता आहिस्ता और फिर वो नीचे आकर प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट करने के बाद वो लॉस फंक्शन में जाता है और फिर हमारा जो टेस्टिंग डेटा होता है उससे कंपेयर किया जाता है कि आया ये ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद लॉस स्कोर पता लगता है हमें और फिर ऑप्टिमाइज़र के पास दोबारा डेटा आता है और ऑप्टिमाइज़र के थ्रू दोबारा से वेट हमारे अपडेट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक दफ़ा इटरेट होने के बाद जब दोबारा लेयर्स जनरेट होती हैं तो ऑप्टिमाइज़र हमारे वेट्स को अपडेट कर देता है और वेट के थ्रू हमारे इनपुट में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, हमारे पास ऑप्टिमाइज़र जाता है वेट के पास, वेट को अपडेट करता है कि भाई पिछला जो आपके पास प्रेडिक्शन आई है वो कुछ इस तरह से है, तो इसको ऑप्टिमाइज़र हमारा जो है वो ऑप्टिमाइज़र इन्वायरमेंट पे बहुत काम करता है। जो कि हमारी प्रॉब्लम होगी, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं डीप लर्निंग के थ्रू, ऑप्टिमाइज़र भी उसी तरह का होना चाहिए। आया हम अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास ऑप्टिमाइज़र हो ताकि हमारे वेट्स करेक्टली अपडेट हो सकें और हमारी प्रेडिक्शन अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर हो सके। अब डीप लर्निंग ने अब तक क्या अचीव किया है। डीप लर्निंग को हिस्ट्री के अंदर बहुत बार ब्रेकडाउन्स लगे। डीप लर्निंग में हमने अब तक इमेज क्लासिफिकेशन को देखा, स्पीच रिकग्नाइजेशन को देखा, हैंड राइटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स को जो है वो कंप्यूटर राइटिंग में कन्वर्ट करना हमने ये डीप लर्निंग के थ्रू करके देखा। मशीन ट्रांसलेशन को देखा, स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच रिकग्नाइजेशन को हमने इम्प्रूव होते हुए देखा डीप लर्निंग के थ्रू। डिजिटल असिस्टेंट्स, गूगल, एलेक्सा, सिरी, ये सब भी जो है वो डीप लर्निंग के थ्रू इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ऑटोनॉमस ड्राइविंग यानी कि ऑटो ड्राइविंग को इम्प्रूव होते हुए देखा। ऐड की यानी कि ऐड करवाना, हमारा सर्च इंजन इम्प्रूव होते हुए देखा। हमने सर्चिंग रिजल्ट्स को इम्प्रूव होते हुए देखा थ्रू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर सबसे बड़ी बात खूबी ये है कि ये बिग डेटा को डील करता है। डेटा हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में लेने की एबिलिटी डीप लर्निंग रखता है, जबकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं और जो है वो उनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एल्गोरिथम एक काम कर रहा है
तो वो एक ही एल्गोरिथम सिर्फ एक सिनेरियो पे काम करेगा, दूसरे सिनेरियो में उसका काम कम होता जाएगा। जिस तरह से हमने पीछे एसवीएम को देखा, एसवीएम एक बहुत अच्छा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के मीन, इन सब एल्गोरिथम्स को हमने पिछले लास्ट लेक्चर्स में, जो मशीन लर्निंग के हमारे लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उसके अंदर हमने देखा है इनको। अर्ली न्यूरल नेटवर्किंग की बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्किंग जो है वो एक टॉय के कॉन्सेप्ट से आई थी। वह 1950s में एक टॉय जनरेट हुआ था जो कि डीप लर्निंग के कुछ बेसिक फीचर्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वहाँ से न्यूरल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट चला। अच्छा, वाई डीप लर्निंग एंड वाई नाउ? अब डीप लर्निंग आज के दौर में क्यों ज़रूरी है? ये तो 1950s से, और हमें जो है वो 1989 से पता था कि डीप लर्निंग क्या होती है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। पर इसकी जो असल वजह है वो ये है कि हमारे पास क्यों डीप लर्निंग जो है वो इतने दिहाइयों से खामोश पड़ी हुई थी, और आज के दौर में एआई के जब एक जो है वो एआई अपने पीक पे आने लगी, तो डीप लर्निंग भी इम्प्रूव होती है, बल्कि डीप लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। इमेज कंप्यूटर विजन में जो है वो बहुत आसानी हो गई। नेटवर्क के जो है वो हम सब चीज़ें तो पहले से जानते थे, पर हमारे पास जो 3 क्राइटेरियाज थे जिसकी वजह से डीप लर्निंग जो है वो अपनी पीक को पहुंची और डीप लर्निंग में इम्प्रूवमेंट्स आई। वो हमारे पास सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर, डेटा और एडवांस एल्गोरिथम्स। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर हमारे पास क्या थे? हमारे पास हार्डवेयर जो है वो पहले इतने एडवांस नहीं थे, जैसे कि आज जीपीयूज, टीपीयूज, और गूगल भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग के लिए। टीपीयूज प्रोवाइड करता है, जीपीयूज यानी ग्राफिक बेस्ड जो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो अवेलेबल होने लग गए। तो इनके थ्रू जो है वो हार्डवेयर जब इम्प्रूव हो गया, फिर बात आती है डेटा की। डेटा के अंदर हमारे पास क्या इम्प्रूवमेंट आई? डेटा हमारे पास ये कि एक तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल था। अब डेटा डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास कई तरह का डेटा एक वक्त में हमारा मॉडल उठा लेता है। डीप लर्निंग में हम टेक्सचुअल डेटा देते हैं, हम इमेज की फॉर्म में देते हैं, हम वीडियो की फॉर्म में देते हैं, हम टाइम स्पैम की फॉर्म में देते हैं। डेटा को टुगेदर करना, डेटा की पाइपलाइन को मैनेज करना, इस डेकेड में यानी कि इस सेंचुरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास गैदर होना शुरू हो गया। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि लोगों ने ई कॉमर्स की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया, इंटरनेट का यूजेज बढ़ गया। जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, और अगर डेटा बढ़ता जा रहा है तो डेटा का सीधा सीधा इफेक्ट हमारे मशीन लर्निंग पे होता है। मशीन लर्निंग वैसे वैसे उतनी उतनी एडवांस और तेज़ तरीन होती जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल अल्गोरिथम्स का भी है। अल्गोरिथम्स भी एडवांस होते गए हमारे जो है वो। अब डीप लर्निंग के अंदर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो सकते हैं, पर मशीन लर्निंग के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क में क्या चीज़ जो है वो हमारे पास ऐसी है कि हम जो है वो इसको जो है वो सिंप्लिसिटी, सबसे पहली चीज़ आती है कि हम जो है वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो सिंप्लिसिटी ज़्यादा है, आसान है यूज़ करने के लिए, इजी टू यूज़ है। स्केलेबिलिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को रखने की, बिग डेटा को डील करने की सलाहियत इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो डीप लर्निंग जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। रीयूजेबिलिटी इस तरह से कि एक मॉडल अगर आपने ट्रेन कर दिया है, वर्सटैलिटी क्या होती है? वर्सटैलिटी ये होती है कि रीयूजेबिलिटी ये होती है कि एक मॉडल आपने एक दफ़ा ट्रेन कर दिया, उससे सिमिलर मॉडल आप अगर सिमिलर इन्वायरमेंट पे उसको डिप्लॉय करोगे तो वो बेटर परफॉर्म करने लग जाएगा, जिस टर्म को ट्रांसफर लर्निंग भी कहते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं क्लासेस और लेबल्स।
क्लासेस और लेबल्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर? हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कुछ कैटेगरीज हमारे पास बना देता है या फीचर्स बना देता है, उनको हम क्लासेस कहते हैं। या और हमारे पास डेटा पॉइंट्स, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स अगर गिवन होते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर तो हम उसको सैंपल्स कहते हैं। और सैंपल हमारे पास जो है हम डीप लर्निंग में उनको लेबल्स कहेंगे। डेटा टेंसर्स, अब हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर डेटा जो है वो किस किस तरह से आकर हमारे पास आता है। वेक्टर डेटा यानी कि फीचर्स और सैंपल्स की फॉर्म में हमारे पास आ सकता है, टेबुलर फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। 2D, जिसको 2D डेटा, 2D टेंसर्स कहते हैं। टेंसर हमारे पास बेसिकली एक स्केल होता है जो है वो हमें डायमेंशंस प्रोवाइड करता है कि कितनी डायमेंशंस में हमारे पास डेटा आ सकता है। अब इस तरह 3D डेटा भी हमारे पास आ सकता है कि एक डेटा सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग का डेटा होगा तो वेदर अगर 3 बजे कुछ और है, 4 बजे कुछ और है, इसको टाइम सीरीज डेटा या सीक्वेंशियल डेटा कहते हैं। अब इसमें हमारे पास सैंपल्स होते हैं, टाइम सीक्वेंस होते हैं और फीचर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास इमेजेस का डेटा आता है जिसमें हमारे पास जो है वो 4D शेप में आता है। इमेज की हाइट, विड्थ और चैनल्स डिपेंड करते हैं। इसी तरह सैंपल्स हमारे पास होते हैं, ये 4D डेटा हमारे पास कहलाता है। अब इसी तरह वीडियो की फॉर्म में अगर हमारे पास डेटा आता है तो वीडियो की फॉर्म में हाइट, विड्थ तो इमेज की जैसी हमारे पास रहती है, एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स कहलाते हैं। ये हमारे पास 5D शेप में डेटा आ जाता है। नंबर ऑफ फ्रेम्स, जैसे कि अब हमारे पास एक वीडियो है 30 सेकेंड्स की, तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो कितने होंगे, एक सेकंड में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने चल सकते हैं, 10 नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, 20 नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे। ये नंबर ऑफ फ्रेम्स पे वीडियो बनती है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जब हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इमेज से ज़्यादा एक चीज़ और ऐड हो जाती है हमारे पास वीडियो के अंदर, जो कि फ्रेम्स कहलाती है। अब अगर न्यूरल नेटवर्क को देखा जाए तो हमारे पास जो मेन चीज़ें होती हैं वो 4 है। लेयर्स हमारे पास सबसे पहले आती हैं। लेयर्स क्या कहलाती हैं? जो हमारे मॉडल के अंदर यानी नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट डेटा जो कि हमारे टारगेट कर रहा होता है लॉस फंक्शन को। लॉस फंक्शन हमारा क्या करता है? फीडबैक देता है ऑप्टिमाइज़र को, और ऑप्टिमाइज़र हमारे पास क्या करता है? हमारी लर्निंग प्रोसीजर को इम्प्रूव किस तरह करता है? वेट्स को अपडेट करके। अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीप लर्निंग। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीप लर्निंग ये है कि हमारे पास लेयर्स हैं एक से ज़्यादा फॉर्म में। अब हम उसके अंदर वेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरह से इन्वॉल्व होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब डेंस लेयर है, कुछ फुली कनेक्टेड लेयर हैं। डेंस लेयर हमारे पास 2D लेयर्स होती हैं या फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं। रिकनेक्टेड लेयर्स हमारे पास 3D लेयर्स होती हैं। इन सब लेयर्स को या 2D रेवोल्यूशनल लेयर्स हमारे पास जो है वो 4D टेंसर्स भी कहलाए जा सकते हैं। इसी तरह हमारी एक एग्जांपल है हमारे पास कि हम जो है वो इनपुट को शेप करते हैं, रीशेप प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए से लेयर्स की कंपैबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक लेयर है जो कि डेंस जो है वो, जिसके जो है वो 32 जो है वो आउटपुट है, और इनपुट शेप हमने यानी कि फीचर्स जो हम उसको दे रहे हैं वो फीचर्स हमारे पास हैं 784। तो एक्सेस क्या होगा इसका? सैंपल ऑफ एक्सेस होगा हमारे पास 1। अब हमारे पास आ जाते हैं लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर्स। अब लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लॉस फंक्शन है कि लॉस फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। लॉस फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है कि वो मेजर करता है कि हमारे पास कितने जो है वो
किस तरह का प्रॉब्लम है उसी तरह का हम लॉस फंक्शन लगाएंगे। यानी कि हमारा जो है वो, अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आया है तो हम उसके अंदर क्या लगाएंगे, उसके अंदर हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आया है तो हम हमेशा लॉस फंक्शन को ऐसा ही सिलेक्ट करेंगे जिस तरह का हमारे पास प्रॉब्लम होगा। अगर वो लीनियर होगा तो उससे रिलेटेड, नॉन लीनियर से रिलेटेड। अगर मल्टी क्लासिफिकेशन का है तो हमारे पास कैटेगरियल क्रॉस एंट्रोपी का होता है, उसको उसके ज़रिए से हम इसको क्लॉस फंक्शन लगाकर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑप्टिमाइज़र हमारे पास क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइज़र जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादातर, और इसके ज़रिए से लॉस फंक्शन को अपडेट किया जाता है। फिर भी याद रहे कि लॉस फंक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है और करेक्ट लॉस फंक्शन हमारी प्रॉब्लम पे लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो, अगर हमारी प्रॉब्लम पे हम लॉस फंक्शन जो है वो कोई ऐसा लगा देते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेवेंट है ही नहीं, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि एक मैट्रिक क्लास के बच्चे को आप जो है वो डायरेक्टली विदाउट प्रिपरेशन आप सीएसएस के एग्ज़ाम में बिठा दें तो वो बच्चा जो है वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे कि हमारा इनकरेक्ट लॉस फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम में देखें तो ये जो है वो मीन स्क्वायर एरर के जो है वो लॉस फंक्शन के ज़रिए से काम करेगा। अब इसी तरह से हमारी जो जो है वो को रिलेट करता है, लॉस फंक्शन को रिलेट करता है हमारी प्रॉब्लम के साथ। अब हम एवलुएट करते हैं मशीन लर्निंग के मॉडल्स को कि किस तरह से हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बनता है। सबसे पहले हमारे पास हम मॉडल कोई भी चीज़ ट्रेन करना चाहते हैं, या तो हम उसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं या तीन हिस्सों में तोड़ते हैं। हमारे पास दो हिस्सों में अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन और ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। कम से कम हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तीन हिस्से किस तरह से? ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग डेटा। अब जनरलाइजेशन की जब बात की जाती है तो जनरलाइजेशन में हमारे पास एक ऐसा मॉडल जो कि वेल ट्रेंड हो और जिसकी प्रिडिक्शन जो है वो गलत ना हो, और उसकी जो अपने डोमेन पर जो है वो अच्छे से जो है वो काम कर सके और अनसीन डेटा के लिए बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहा हो, ये जनरलाइजेशन कहलाती है। अब आती है हमारे पास अंडरफिट। अंडरफिट ये कहलाती है कि हमारा मॉडल जो है उसकी एक्यूरेसी या उसकी प्रिडिक्शन जो है वो हमारे डेटा सेट के मुताबिक जो है वो कम हो। मतलब ये कि हमारी प्रिडिक्शन, हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो 80%, 0.80 पे जो है वो प्रिडिक्ट करे, या जो है वो 70% पे प्रिडिक्शन करे और हमारा मॉडल 30 या 20 पे अटका हुआ है, ये अंडर फिटिंग कहलाती है या अंडर फिट कहलाता है हमारा ये इशू, जिसको कहते हैं अंडर फिट। अब ओवर फिट हमारे पास क्या कहलाता है? हमारा मॉडल एक चीज़ को एग्जैक्टली जो है वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे कि जो है वो हमारा मॉडल ओवर फिट हो जाता है जब हमारा प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से बड़ी हो जाती है प्रेडिक्शन के अंदर, तब हमारे पास हमारा मॉडल जो है वो ओवर फिट हो जाता है। ओवर फिट मॉडल की एग्जांपल इस तरह से है कि हमने जो है वो एक डेटा प्रोवाइड कर दिया हमारी मशीन को। अब उसको हमने इतना ट्रेन करवा दिया कि वो जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर मैं टी शर्ट्स की बात करता हूँ, मैं अलग अलग वैरायटी की टी शर्ट्स दिखाता हूँ उसको टेस्टिंग के लिए, तो वो ट्रेनिंग डेटा में ही ओवरफिट हो चुका है। तो वो क्या करेगा कि जो डेटा पहले से डेटा सेट में अवेलेबल है सिर्फ उन टी शर्ट्स को रिकग्नाइज करेगा, नई किसी टी शर्ट को या नए स्टाइल की टी शर्ट को वो रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। तो ये हमारा मॉडल क्या कहलाता है? ओवरफिट कहलाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा सेट में
अच्छे से काम कर रहा है पर नई जो चीज़ है उसको जो है वो अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये मॉडल की ओवर फिटिंग कहलाती है। ये मॉडल जो है वो न्यू डेटा पे अच्छे से काम नहीं कर पाता। अच्छा, अगर हम जो है वो ओवर फिटिंग को ओवरकम करना, अंडर फिटिंग को ओवरकम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा सेट की कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो कम कर सकते हैं, या जो है वो हम जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि साइज ऑफ लेयर्स बढ़ा सकते हैं, या जो है वो लेयर्स की जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो बढ़ा सकते हैं न्यूरल नेटवर्किंग के अंदर, या हम जो है वो मशीन लर्निंग के थ्रू उसके फीचर्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं या और फीचर्स डाल सकते हैं। अब ओवरकम ओवरफिटिंग, अब ओवरफिटिंग को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें और डेटा डाला जा सकता है, ट्रेनिंग डेटा डाला जा सकता है, या हमारा जो नेटवर्क साइज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रेगुलेशन की जा सकती है, या जो हमारी लेयर्स हैं उनको ड्रॉप किया जा सकता है। अब ट्रेनिंग डेटा और देने की जब बात की जाती है तो अक्सर हमारा जो है वो मॉडल जो है वो मिसलीड कर जाता है। मतलब ये कि वो जो डेटा है वो उसको इररिलेवेंट लगता है, और जब हम और यानी कि जब उसके ओवरफिट हो चुका है मॉडल, तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कि हम जो है वो और डेटा मॉडल को प्रोवाइड कर दें तो वो ओवरफिटिंग से निकल जाता है। मतलब ये कि अगर मैंने 10,000 जो है वो इमेजेस दे दी कुछ डिजिट्स की, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो 10,000 को रिकग्नाइज तो कर रहा है पर वो अब हमारे पास और को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो मैं उसको 5,000 इमेजेस और देकर इसकी ओवर फिटिंग को यानी कि और मॉडल और जो है वो डेटा देकर ट्रेन करवाऊंगा तो इसकी ओवर फिटिंग ख़त्म हो जाएगी। अब रिड्यूसिंग नेटवर्क साइज की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम नेटवर्क साइज इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट तो कर पा रहा होता है पर वो प्रिडिक्शन उसकी ज़्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसके जो है वो रिड्यूस कर देते हैं नेटवर्क के साइज़ को। अगर हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है 10 जो है वो इपॉक्स हो रहे हैं तो हम इसके इपॉक्स को रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारा जो है वो मॉडल जो है वो ओवरफिट से ख़त्म हो सके। अब इसी तरह वेट्स की बात की जाती है तो वेट के अंदर हम अपने लॉस फंक्शन के अंदर वेट्स को कम कर सकते हैं। L1 रेगुलराइजेशन ये क्या कहती है कि आप जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को कम कर दो और इसके वेट्स को इस तरह से कम कर दो, या तो आप जो है वो स्क्वायर वैल्यू को जो है वो स्क्वायर वैल्यू इसकी बढ़ा दो, तब भी रेगुलेशन इसकी हो सकती है वेट की। अब ऐड ड्रॉप लेयर्स, अब हम ऐड ड्रॉप लेयर्स क्या करते हैं, हम कुछ लेयर्स जो है वो डालते हैं और कुछ लेयर्स निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है वो आउटपुट की प्रिडिक्शन बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हिडन लेयर्स हैं तो हम उसके अंदर ड्रॉप आउट लेयर्स डालकर हम उस हिडन लेयर्स के अंदर से फीचर्स को कम कर सकते हैं, जो फीचर्स रिकग्नाइज करके ला रहा है उसकी प्रिडिक्शन को कम कर सकते हैं। ये ड्रॉप आउट लेयर कहलाता है। ये था हमारा कुछ डीप लर्निंग के बारे में, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन के डीप लर्निंग किस तरह से काम करती है। अब हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करके देखेंगे कोड करके कि डीप लर्निंग हमारे पास किस तरह से काम करती है, ऑप्टिमाइज़र क्या प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है, और हमारे पास जो है वो हम किस तरह से डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। ये सब बातें जो हमने थ्योरेटिकली देखी अब हम उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने चाहेंगे। तो अब मैं एक पाइथन की नई फाइल क्रिएट कर लूँगा और इसको हम नाम दे देते हैं डीप लर्निंग का। तो यहाँ पर अब जो है वो मैं कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एक एमनिस्ट के नाम से डेटा सेट है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा आज के जो है वो प्रैक्टिकल में, आज के कोड में। और हम देखते हैं फ्रॉम टेंसरफ्लो
पहले तो मैं टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करवाऊंगा, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। तो सबसे पहले टेंसर फ्लो इंपोर्ट हो गया, उसके बाद फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरेस डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट एमनेस्ट। अब ये एक डेटा सेट मैंने इंपोर्ट करवाया है, अब इसको मैं लोड करवा लेता हूँ अपने डेटा के अंदर कि वो किस तरह से जो है वो काम करता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मशीन लर्निंग में हम स्प्लिट बाद में किया करते थे, पहले जो है वो अलगोरिथम्स को लगा लिया करते थे, जिस भी अलगोरिथम को हम इस्तेमाल करते थे, या रिग्रेशन की एग्जांपल्स देखी हमने, या जो है वो SVM को देखा, तो हम पहले डेटा सेट को तोड़ते नहीं थे। यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा सेट को तोड़ देंगे ट्रेनिंग इमेजेस और ट्रेनिंग लेवल के अंदर। ट्रेन इमेजेस कॉमा ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स। अब ट्रेनिंग इमेजेस और ट्रेनिंग लेबल के अंदर तोड़ दिया हमने इसको। अब टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर लेबल्स। अब इसके अंदर तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, एमनेस्ट का जो हमारा डेटा सेट है उसको लोड करा देंगे, लोड डेटा। अब जब हम इसको लोड कराएंगे तो इसके बाद हम इस डेटा सेट को देखेंगे कि ये डेटा सेट हमारे पास किस तरह दिखता है। तो हम ट्रेन इमेजेस डॉट इसकी शेप देख लेते हैं। तो इसकी शेप ये 60,000 इमेजेस हैं या 60,000 इमेजेस का डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास 28x28 पिक्सल्स की जो है वो हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसका लेबल कैसे हुआ है। ट्रेन इमेज लेबल्स, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ 1 के ऊपर क्या लेवल है, 0। और अगर मैं 0 को देखूँ तो 0 के ऊपर क्या लेवल है, 5। अब इसी तरह मैं टेंसर फ्लो को फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरेस मैं अपना मॉडल इंपोर्ट कराने जा रहा हूँ। कैरेस इंपोर्ट मॉडल्स, इंपोर्ट मॉडल्स। और क्या इंपोर्ट कराऊंगा मैं यहाँ पर, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरेस इंपोर्ट लेयर्स। क्योंकि हमारे पास हम यहाँ न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, तो न्यूरल नेटवर्क में अक्सर चीज़ें जो है वो लेयर्स में टूट जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क, हम अपना नेटवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं। नेटवर्क इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट सीक्वेंशियल यहाँ पर कह रहा है मॉडल नहीं है, मॉडल्स है, तो ये मॉडल्स कर दिया हमने। डॉट सीक्वेंशियल जो है वो हमने मॉडल को सीक्वेंशियल कर दिया। अब हम नेटवर्क के अंदर लेयर्स को ऐड करेंगे। नेटवर्क डॉट ऐड लेयर्स। सबसे पहले हम लेयर्स को ऐड करेंगे। लेयर्स
डॉट डेंस कितनी लेयर्स बनानी है हमें, हम 5 1 2 में तोड़ देते हैं और कॉमा कर देते हैं इसको, कॉमा। इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है वो हम रेलू यूज़ करेंगे। और जब हम इसको लगाएंगे रेलू कॉमा इनपुट क्या इनपुट करने जा रहे हैं हम, इनपुट शेप करेंगे, इनपुट अंडरस्कोर शेप। तो मैं इसको किस शेप में तोड़ना चाह रहा हूँ, मैं इसको शेप में तोड़ना चाह रहा हूँ 28 बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 28 कॉमा 1, एक्सेस उसका 1 ही रहने देते हैं। हम यहाँ दोबारा नेटवर्क लिख देते हैं, नेटवर्क लगाने के बाद डॉट ऐड लेयर्स डॉट डेंस। अब हम यहाँ पर 10 पीसेस में तोड़ेंगे, यानी कि लेबल्स हमारे पास टोटल 10 लेबल्स हैं, तो हम 10 लेबल्स में इसको तोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर क्या 10 क्लासेस हैं, तो हम 10 क्लासेस को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 10 लेयर्स की क्लासेस डिफरेंट क्लासेस बन जाएंगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्टिवेशन। अब मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करता हूँ, सॉफ्टमैक्स का फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं, एक्टिवेशन फंक्शन। और इसको रन करवा देते हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये ऐड लेयर डेंस एक्टिवेशन रिलू ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट शेप जो है वो एरर कर रहा है। एरर क्यों क्रिएट कर रहा है, इसके अंदर रीडू की स्पेलिंग भी ठीक है हमारे पास। 28 मल्टीप्लाई बाई 28 ये कह रहा है कि आर्गुमेंट जो है वो हमारे पास गलत है। इनपुट शेप का आर्गुमेंट हमने बिल्कुल ठीक लगाया है, एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाया है। इसको हम जो है वो कैंसिल कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं तो रन हो रहा है। यहाँ पर इनपुट अंडरस्कोर शेप दोबारा लगा के देखते हैं और इसके अंदर इज इक्वल्स टू का ऑप्शन हम लगा देते हैं, किसके बराबर कर दो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कॉमा। वहाँ हमने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया था, इसलिए वो एरर दे रहा था, क्योंकि इनपुट अंडरस्कोर शेप जो है वो उसके बराबर किसको करना है हमने ये नहीं लिखा था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम नेटवर्क को कंपाइल करने जा रहे हैं, नेटवर्क कंपाइल कर रहे हैं हम, नेटवर्क डॉट कंपाइल कर दो। हम यहाँ ऑप्टिमाइज़र लगाएंगे, तो हमारा ऑप्टिमाइज़र है RS prop और हमारे पास कॉमा लॉस फंक्शन है। जो हम लॉस फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो लॉस फंक्शन हमारा है कैटेगोरिकल क्रॉस ट्रॉपी, तो हम उसको लगाएंगे कैटेगोरिकल क्रॉस अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को लगाने के बाद हम कॉमा कहेंगे, कॉमा मैट्रिक्स हमारे पास के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्यूरेसी लिखने के बाद हम इसको रन करवा देंगे। अब हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद डेटा को फिट करेंगे टू कैटेगरल जो हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। हम डेटा को नॉर्मलाइज किस तरह से करते हैं, हम डेटा को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं
तो हम इसके अंदर करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस, ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस डॉट रीशेप कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कितना था हमारा 60,000 था, तो 60,000 कॉमा 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कर देंगे तो हमारी ये रीशेप हो जाएगा। तो इसको हम रीशेप कर देंगे। यहाँ पर ट्रेनिंग इमेजेस इज इक्वल्स टू लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब ये इमेजेस ट्रेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और हमारी एक इमेज में हमारे पास कलर्स कितने अवेलेबल होते हैं, 256 होते हैं। तो 0 to 255 हमारे पास कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको 255 से डिवाइड कर दूंगा। ट्रेन इमेजेस इज इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस डॉट एज टाइप, किसके कर दो, एक तो इसको फ्लोट कर दो ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 to 1 के अंदर आ जाएं। फ्लोट 32 कर दिया हमने। इसके बाद इसको डिवाइड करा दो, किसके साथ, डिवाइड करा दो 255 के साथ। यही काम हम टेस्टिंग के लिए भी करेंगे, टेस्टिंग इमेजेस के लिए भी करेंगे। टेस्टिंग इमेजेस को हम लेते हैं, टेस्ट इमेजेस इज इक्वल्स टू टेस्ट इमेजेस डॉट रीशेप, और यहाँ पर हमने टेस्टिंग के लिए डेटा कितना छोड़ा था 10,000, तो हम इसको भी कॉमा 28 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे और यहाँ पर दोबारा टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस इज इक्वल्स टू टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस डॉट इसके अंदर एज टाइप करके, एज टाइप इसको भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ में ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे 255 से। तो हमारे पास ये सारे के सारे वैल्यूज़ जो हैं वो किस में आ जाएंगी, ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ में आ जाएंगी। फ्लोट 32 डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड कर दो, 255 के साथ डिवाइड कर दो। अब हमारे पास हम अगर देखते हैं कि हमारा ये जो शेप है वो इस तरह से आ गई। पहले ये 28 थी, अब ये 784 हो चुकी है। ये हमारे डेटा हमारे पास क्या हो चुका है, नॉर्मलाइज हो चुका है, यानी कि 0 to 1 के अंदर आ चुका है डेटा। अब हमारा हर जो इंडेक्स है वो 0 to 1 के दरमियान होगा। अब हम उसको देखते हैं। अब हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाने जा रहे हैं, हम अपने मॉडल को फिट करवाने जाएंगे। हम अपने नेटवर्क यानी कि न्यूरल नेटवर्क के जो एल्गोरिथम है इसको परफॉर्म कराएंगे ट्रेनिंग लेवल्स और टेस्टिंग लेवल्स को देकर। यहाँ पर हम करते हैं फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैरस डॉट यूटिल्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंपोर्ट टू अंडरस्कोर कैटेगरिकल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेन करा देंगे किसको, ट्रेन अंडरस्कोर लेवल्स इज इक्वल्स टू कैटेगरियल कर दो इसको, टू अंडरस्कोर कैटेगरियल ट्रेन अंडरस्कोर लेवल्स। अब यही काम हम इसके लिए भी करेंगे, टेस्टिंग के लिए। टेस्ट अंडरस्कोर लेवल्स इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर कैटेगरिकल, और ट्रेन करवा दो किसके, लेबल्स के। ट्रेन नहीं, टेस्ट आएगा, टेस्टिंग लेबल्स आएंगे हमारे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट लेबल्स,
और अब मैं क्या करूँगा, नेटवर्क को फिट कराऊंगा। नेटवर्क के अंदर मैं अपना ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग इमेजेस, ट्रेनिंग लेबल्स प्रोवाइड करके नेटवर्क को फिट करने की कोशिश करूंगा। नेटवर्क डॉट फिट ट्रेन इमेजेस कॉमा ट्रेन लेबल्स कॉमा ईपॉक्स। ईपॉक्स कितने करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ईपॉक्स दे देता हूँ 3 कर देता हूँ ईपॉक्स को, कॉमा बैच। बैच साइज हमारे पास क्या कहलाता है कि कितने कितने में हमने अपना डेटा तोड़ना है। अब मैं बैच साइज फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, बैच साइज इज इक्वल्स टू 120। तो हमारे पास ये डेटा किस तरह से ट्रेन हो रहा है, ये देखें कि ये एक ईपॉक चल गया, उसकी एक्यूरेसी कितनी आई, 77.38 आई, दूसरे की 96.35 आई। अब ये हमारे पास 97.69 इसकी एक्यूरेसी आ गई है। तो अगर मैं जो है वो इसका बैच साइज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका बैच साइज कर देता हूँ 130, तो इसकी एक्यूरेसी चेंज हो जाएगी। ये देखें इसकी एक्यूरेसी पहली बार में 98 समथिंग आई, क्योंकि इसका बैच साइज बड़ा है, यानी कि डेटा का साइज बड़ा है। तो हमारी एंड में 99.1 बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी है कि इतनी बेहतरीन एक्यूरेसी हमारे पास आई कि हमारा अप्रॉक्स जो है वो 99.1 जो है वो 0.991 यानी 99% प्रिडिक्ट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा डेटा जो है वो हर बार एक न्यूरॉन्स को लेकर प्रिडिक्ट करता है, और इसमें से लॉस्ट फंक्शन, और फिर लॉस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद, इसके वेट्स को सेट करने के बाद इसका लॉस फंक्शन देखिए कम होता जा रहा है और एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम इसको अब चेक कर लेते हैं टेस्टिंग डेटा के ऊपर, तो टेस्ट अंडरस्कोर लॉस कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर एक्यूरेसी is equals to network डॉट एवलेट करवाओ हमारा भाई टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल पे, टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस कॉमा टेस्ट लेबल्स। अब यहाँ पर हमारी जो है वो इसने टेस्टिंग डेटा के ऊपर जो डेटा उसको दिखाया नहीं गया था उस पे भी 97.67% प्रेडिक्शन कर दिया। अब मैं कहूँ कि अगर मेरे पास नेटवर्क के अंदर से नेटवर्क डॉट प्रिडिक्ट करवा दो, प्रिडिक्ट कर दो किसको, प्रिडिक्ट कर दो टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस, तो उसके अंदर ज़ीरो के ऊपर हमारे पास एरर आ चुका है। ये ज़ीरो के ऊपर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा के अंदर जो है वो टेस्टिंग शेप नहीं दी हुई। टेस्टिंग शेप हमारे पास फ्लोटिंग में है, तो वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ लेगा। तो हमने यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी हम देख सकते हैं कि 97.67% आ रही है, और ये हमारा मॉडल जो है वो इस वक्त ट्रेन हो चुका है। ये थी हमारे पास डीप लर्निंग की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमने एक डमी डेटा सेट जो है वो केरास की लाइब्रेरी से उठाया, जिसको हमने जो है वो एमनेस डेटा सेट, हमने इसको इसके नाम से इस डेटा सेट को उठाया, इसकी शेप चेक की, इसके अंदर जो है वो टेंसर फ्लो को अप्लाई किया, मॉडल्स को सेट किया, लेयर्स को सेट किया, लॉ ऑप्टिमाइज़र को सेट किया, लॉस फंक्शन को हमने सेट किया, इसकी एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट किया और इसकी नॉर्मलाइजेशन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।